दोस्तों, मेरा नाम आंचल है और मैं एक रिसर्चर हूँ। साथ ही मुझे पेंटिंग और आर्ट्स का बहुत शौक है। मैं जब भी कहीं भी रिसर्च करने जाती हूँ तो अपना पेंटिंग का सारा सामान अपने साथ ज़रूर ले जाती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर फ्री टाइम में पेंटिंग करती हूँ। तो ठीक ऐसे ही एक बार मैं रिसर्च के सिलसिले में गाँव गई थी। गाँव की सरहद पर कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। हालांकि धूप अभी पूरी तरह ढलनी बाकी थी। गाँव का नाम रत्नापुर था, लेकिन आसपास के लोग इसे खामोश गांव के नाम से ही जानते थे, क्योंकि लोग कहते थे कि इस गांव में काले जादू का कोई पुराना राज है। लेकिन मैं कहाँ इन सब में मानने वाली थी। मैं सड़क से चलकर सरहद के अंदर आ गई। रास्ते में चलते वक्त मैंने देखा कि रास्ता टूटा हुआ था और रास्ते के दोनों तरफ सूखे खेत थे, जो देखने में ऐसे लग रहे थे मानो किसी धरती पर दरारें छोड़ दी हो। पर खैर, मैं अपना बैग संभालते हुए आगे बढ़ी। आगे बढ़ते बढ़ते मैंने एक चीज नोटिस की। गांव के घर घर के बाहर दीवार पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। मैंने मन में सोचा कि ये गांव के लोग कितने भोले होते हैं ना। न जाने किस अंधविश्वास के चक्कर में ये लोग कितने पीछे रह गए। बस यही सोचते हुए मैं आगे बढ़ती रही। चलते चलते मैंने दूर एक पुराना पीपल का पेड़ देखा, जिसके नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी वहां चुपचाप बैठकर हुक्का पी रहा था। मैं ठीक उसके पास जाने लगी। मेरे कदमों की आहट सुनकर उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई स्वागत नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चेतावनी थी। वो मुझसे कहने लगा, बेटी, यहाँ क्यों आई हो? ये बात उसने मुझसे दबी आवाज में पूछी। सच कहूं तो उसे देखकर न जाने मेरा मन क्यों वहां से जाने को हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे जवाब दिया, बाबा, मैं यहाँ पर एक पुराने किले पर रिसर्च करने आई हूँ। सच कहूं तो मैंने ये बहुत हिम्मत करके पूछा था। बाबा ने मुझे टोका और धूप की तरफ देखा, जो कि धीरे धीरे अब लाल रंग की हो रही थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा, किला तो अपनी जगह खड़ा है, लेकिन उसने कई लोगों को वापस नहीं जाने दिया। सूरज ढलने से पहले सरपंच की हवेली में पहुंच जाओ, और याद रखना, रात को कितनी भी आवाजें सुनाई दे, खिड़की मत खोलना। दोस्तों, उसकी बातें मुझे बड़ी ही अजीब लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सिर्फ गांव के पुराने वहम और अफवाहें हैं। बस मैं मुस्कुराकर सीधा आगे बढ़ गई। पर जैसे ही मैं सरपंच की हवेली की तरफ मुड़ी तो मुझे लगा कि कोई खेत के बीच से मुझे देख रहा है। मैंने जब पलट कर देखा तो वहां सिर्फ सूखी फसलें हवा में हिल रही थी। मैंने महसूस किया कि उस वक्त हवा में महक थी, सूखे फूलों और पुरानी किताबों जैसी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ तो था इस गांव की मिट्टी में, जो कि दबा हुआ था, जो शायद मेरे यहाँ आने का इंतजार कर रहा था। पर खैर, मैंने एक नजर आसपास घुमाई और हवेली में चली गई। हवेली के अंदर का माहौल गांव की गलियों से भी बहुत भयानक था। हवेली में सरपंच और उसके कुछ आदमी ही नजर आ रहे थे, और ठीक घर में औरतों के नाम पर शायद सरपंच की बीवी ही थी। सरपंच को मेरे आने की खबर पहले ही कर दी थी, इसीलिए वो मेरा इंतजार कर रहे थे। सच कहूं तो उनसे मिलकर मैंने चैन की सांस ली। थकान से मेरा शरीर टूट रहा था। मैं बस आराम करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद सरपंच ने मुझे एक कमरा दिया, और वो कमरा हवेली के पीछे हिस्से में था। मैंने जब कमरे को बाहर से देखा तो कमरा पुराना था। दीवार पर चूना झड़ रहा था, और ठीक कमरे के कोने में भारी लकड़ी की अलमारी थी। अब ठीक मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो मुझे महसूस हुआ कि वहां की हवा थोड़ी भारी है, मानो सालों से वहां किसी ने सांस ना ली हो। सच कहूं तो मुझे वो कमरा कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं ठीक फ्रेश होकर रात के खाने के लिए चली गई। मैंने एक चीज नोटिस की, सरपंच बड़े ही प्यार से मेरा आदर कर रहा था। अब ठीक जब मैं खाना खाकर हाथ धोने बाहर गई तो सरपंच की बीवी एक हाथ में तौलिया लेकर मेरे पास आई, और कुछ ही देर बाद वो मेरे कानों में फुसफुसाई। फिर उससे कहा, यहाँ मत रुको, चली जाओ। उनकी बात सुनकर मैं 2 कदम पीछे हट गई। मैं समझ नहीं पाई कि आखिर उनने ऐसा क्यों कहा। मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई। मैं कमरे में बैठकर कुछ काम कर रही थी। उस वक्त रात के करीब 11 बजे होंगे। गांव पूरी तरह सन्नाटे में डूब चुका था। तभी अचानक मुझे ऊपर की मंजिल से घुंघरू की हल्की सी छन छन की आवाज सुनाई दी। पहले मुझे लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ी साफ और थोड़ी करीब। एक बार को तो मैंने सोचा कि शायद ऊपर कोई रहता होगा, लेकिन सरपंच ने हवेली दिखाते वक्त कहा था कि ऊपर की मंजिल बरसों से बंद पड़ी है, वहां की छत कमजोर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, मैं क्या करती, वो छन छन की आवाज लगातार मुझे परेशान कर रही थी। मैंने सोचा कि एक बार जाकर देख लेने में क्या हर्ज है। बस यही सोचकर मैंने टॉर्च उठाई और दबे कदमों से बाहर निकली। कॉरिडोर में इतना अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी उसे भेद नहीं पा रही थी। पर मैं जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंची तो घुंघरू की आवाज एकदम से बंद हो गई। लेकिन उसी सन्नाटे में एक नई आवाज शुरू हुई, फुसफुसाहट की।
ऐसा लग रहा था मानो दीवारों के पीछे से कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। मैंने तुरंत टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली और मेरा पैर वहीं पर जम गया। कमरे के बाहरी दीवार पर मिट्टी से एक निशान बना था, ठीक वही निशान जो मैंने गांव के हर घर के दरवाजे पर देखा था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे कमरे के बाहर वाला निशान उल्टा बना हुआ था और उससे अभी भी गीली मिट्टी की बू आ रही थी, जैसे किसी ने थोड़ी देर पहले ही इसे बनाया हो। मैंने आसपास टॉर्च लगाई लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उसी वक्त ऊपर वाली मंजिल से एक पुरानी भारी लकड़ी की चौखट गिरने की आवाज आई। आवाज से पूरी हवेली गूंज उठी। सच कहूं तो उस आवाज से एक पल के लिए तो मैं भी सुनने रह गई। डर के मारे दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने टॉर्च पर अपनी पकड़ मजबूत की और ऊपर की मंजिल की सीढ़ियों पर कदम रखा। सीढ़ियां पुरानी लकड़ी की थी जो हर कदम पर ऐसे चरचरा रही थी मानो जैसे चीख रही हो। उस माहौल और गहरे अंधेरे में वो सीढ़ियों की आवाज मेरे डर को और बढ़ा रही थी। मैं ठीक जैसे ही ऊपर पहुंची तो वहां की धूल ने मेरी सांस रोक ली। हर तरफ पुराना कबाड़ और फटे हुए पर्दे लटक रहे थे। मैंने अपने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। तभी मेरी नजर एक कोने में पड़ी। वहां एक पुराना टूट फूट चुका आईना रखा था, पर एक बात थी, उस धूल भरी जगह में वो आईना बिल्कुल साफ था। वो ऐसे चमक रहा था जैसे उसे रोज कोई अच्छे से साफ करता हो। मैं धीरे से उसके पास गई। मैंने आईने में देखा। आईने में मेरा चेहरा दिख रहा था। मैं ठीक जैसे ही वहां से मुड़ने को हुई तो मैंने देखा कि आईने में मेरे पीछे का नजारा कुछ अलग हो चुका था। आईने में दिख रहा था कि मेरे पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी है जिसके हाथ धीरे धीरे मेरे गले तक पहुंच रहे हैं। मैंने तुरंत पलट कर देखा लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। पर जब मैंने वापस आईने की तरफ देखा तो इस बार मेरा अपना चेहरा आईने से गायब हो गया था, बल्कि उसके बजाय वहां एक पुरानी औरत दिख रही थी जिसके बाल सफेद थे और आंखों की जगह सिर्फ काले गहरे गड्ढे। उसने ठीक अपनी उंगली से आईने पर कुछ लिखना शुरू किया। कांच पर धुंध जमने लगी और उसमें से शब्द उभरे। वो शब्द थे, वो वापस आ गया है। सच कहूं तो डर के मारे मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त नीचे से सरपंच के चिल्लाने की आवाज आई। बेटी बेटी, मैंने तुमसे कहा था ऊपर मत जाना, नीचे आओ अभी के अभी। सरपंच की आवाज सुनकर मैं चौंक गई। ऐसा लगा मानो मैं होश में आ गई। मैंने तुरंत नीचे की तरफ भागने की कोशिश की, पर तभी महसूस हुआ कि मेरे पांव किसी ने पकड़ लिए हैं। जब मैंने नीचे देखा तो पाया कि फर्श की दरारों से कुछ काली चिपचिपी मिट्टी एकदम तारकोल की तरह वो मेरे पैरों की चप्पलों से चिपक गई थी। सच कहूं मैं अब तक इतना डर चुकी थी कि मानो ये मेरी आखिरी सांसें हों। आपने तो वो कहावत सुनी होगी ना कि डर जिंदगी से बड़ा नहीं होता। बस मैंने हिम्मत जुटाकर अपने डर पर काबू किया। बस अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मिट्टी से सनी उंगलियों पर मैंने अपनी भारी टॉर्च से जोर जोर से मारना शुरू किया। हर बार के साथ टॉर्च जमीन पर पटकने की आवाज आती रही और साथ ही एक चीख भी सुनाई थी। वो चीख इंसान की नहीं थी बल्कि किसी जानवर की आवाज की तरह। जैसे तैसे मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागी। तभी मुझे आवाज सुनाई थी, बेटी यहाँ से जल्दी बाहर निकलो। सरपंच हवेली के मुख्य द्वार पर खड़ा चिल्ला रहा है, पर उसकी आंखों में फिक्र नहीं है बल्कि एक अजीब सी दहशत थी। खैर मैं नीचे आई तो मैंने सरपंच को सब बताने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात को अनसुना करके मुझे चुपचाप कमरे में जाने के लिए कहा। मैं भी चुपचाप कमरे में चली गई। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मानो कोई मेरे कमरे में मुझसे पहले ही मौजूद हो। सच कहूं तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा था कोई मुझे देख रहा हो। उसी वक्त खटखट की आवाज सुनाई थी। दरवाजे पर कोई खड़ा था। जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि सरपंच की बीवी पानी लेकर आई थी। उनके चेहरे पर घबराहट, बेचैनी और साथ के साथ फिक्र भी थी। उन्होंने धीरे से पानी का जग मेरे हाथ में थमाया और एक बार हल्के से अंदर झांका। अंदर झांकने के साथ साथ उनके चेहरे पर डर नजर आ रहा था। उसी वक्त उनका ध्यान मेरे पैरों की तरफ गया। वो बेबसी से मेरे पैरों की तरफ देख रही थी। सच कहूं तो मुझे उन्हें ऐसा देखकर बड़ी अजीब फीलिंग आ रही थी। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ दबाया और फिर कानों में फुसफुसाई। कह रही थी, चली जाओ यहाँ से, यहाँ किसी पर भरोसा मत करो, बस जल्दी से अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। इतना कहकर वो वहां से चली गई। दोस्तों उनकी बातों में कुछ तो था। मुझे एक अजीब सा डर हो रहा था। मैं चुपचाप अपना बैग उठाकर हवेली से बाहर निकल गई। लेकिन बाहर निकलते वक्त मैंने देखा कि मेरे रूम के दरवाजे पर एक काली परछाई खड़ी है। हालांकि मुझे कुछ साफ नजर नहीं आया। बस मैं चुपचाप वहां से भाग गई। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस लगातार भागे जा रही थी। भागते समय जब मैंने पीछे देखा तो डर के मारे मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो काली परछाई उस हवेली की छत पर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे वो मेरी ओर ही बढ़ रही हो।
गांव में कुत्तों का रोना शुरू हो गया। मैं ठीक उस पुराने पीपल के पेड़ की तरफ भागी, क्योंकि वही एक जगह थी जहां थोड़ी रोशनी दिख रही थी। मन में इतना ज्यादा डर था कि मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। मुझे पूरा विश्वास था कि वो परछाई लगातार मेरे पीछे आ रही है। खैर, उस पेड़ के पास पहुंचकर मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी अभी भी वहीं बैठा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। उसने एकदम से मुझसे कहा, इधर आओ, पेड़ की छाया के अंदर। मैं ठीक जैसे ही पेड़ के घेरे में पहुंची तो मैंने देखा कि वो परछाई मानो जैसी गायब सी हो गई थी। उस जगह पर पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि जैसे ही कोई सुरक्षा का घेरा हो। बूढ़े बाबा ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, ये पेड़ सिर्फ तुम्हें आज रात ही बचाएगा, क्योंकि उस परछाई ने तुम्हें छू लिया है और तुम्हारे शरीर पर उस मिट्टी का निशान है। मैंने तुरंत अपने पैरों की तरफ देखा। वो अजीब से चिपचिपाहट के निशान थे, जो अब धीरे धीरे मानो ऐसा लग रहा था मेरी चमड़ी के अंदर धंस रहे थे, जैसे कोई कीड़ा रास्ता बना रहा हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा ये सब क्या हो रहा है? कुछ ही पलों में बाबा ने बताया। कहने लगे कि सरपंच के पूर्वजों ने काले जादू से खेत के इस कुएं में शक्तियां कैद कर रखी हैं, और तो और इस चीज के लिए कई मासूम लोगों की जिंदगी दफन की है। तब से वो आत्मा वहीं कैद है। बूढ़े बाबा की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। काला जादू? क्या बाबा सच में ऐसा होता है? सच में ही होता होगा, क्योंकि जो मैं देख रही थी, महसूस कर रही थी, अब तक तो वो सच ही था। लेकिन बाबा ने मुझसे कहा, वो आत्माएं अब तुम्हारी बलि लेकर ही रहेंगी। मैंने घबराकर उनसे कहा, प्लीज मुझे बचा लीजिए। साथियों, मरने का ख्याल हर इंसान को झंझोर कर रख देता है। बाबा ने कहा, बस अब एक ही रास्ता है। उन्होंने लालटेन मेरी तरफ की और कहने लगे, तुम्हें उस शापित खेत में जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था, और वो चीज वापस लानी होगी जो गांव ने सालों पहले चुराई थी। बाबा की बात मुझे समझ में नहीं आई। आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे? बस इतना जानती हूँ कि अगर जीना है तो वो सब कुछ करना होगा जो कि बाबा कह रहे थे। बाबा ने अपने झोले से एक पुराना मैला सा कपड़ा निकाला, जिसमें एक लोहे का खुंटा लिपटा हुआ था। उस खुंटे पर अजीबोगरीब मंत्र खुदे हुए थे और उससे ठीक एक अजीब सी ठंडक निकल रही थी। बाबा ने कांपते हाथों से वो खुंटा मेरी तरफ बढ़ाया और उन्होंने मुझसे कहा कि ये उन दिनों का है जब इस गांव में पहला गुनाह हुआ था। इसे पकड़े रखना, ये तुम्हें उन आत्माओं से बचाएगा जो धरती के नीचे दबी हैं। पर याद रखना, खेत के बीचों बीच एक पुराना कुआं मिलेगा। तुम्हें वहां जाकर इसे उस मिट्टी में गाड़ना होगा। मैंने ठीक उस ठंडे लोहे को अपने कांपते हाथों से कसकर पकड़ा और ठीक उस जगह जाने के लिए निकली जो मुझे बाबा ने बताई थी। ठीक उसी खेत की तरफ जहां मुझे ये खुंटा गाड़ना था। वो जगह वहां से मुझे साफ दिखाई दे रही थी, और तो और उस पेड़ के पास से हवेली भी साफ नजर आती थी। ये वही खेत था जहां से चलकर मैं हवेली में गई थी। पर खैर, मैं ठीक जैसे ही पीपल के पेड़ की छाया से बाहर निकली तो ठंडी हवाओं के झोंकों ने मुझे घेर लिया। खेत की फसलें अब किसी कांटे की तरह मेरे पैरों में चुभ रही थी। हर तरफ से सरसराहट की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि हर फासलों के बीच हजारों आंखें मुझे देख रही हो। मेरा डर और घबराहट मेरे दिमाग को घेर रही थी। बस जीने की उम्मीद ने मुझे हिम्मत दे रखी थी। मैं बस आगे बढ़े जा रही थी। तभी अचानक मेरे सामने से वही परछाई तेजी से गुजरी। मैंने डर के मारे वो लोहे का खूंटा अपने चेहरे के आगे कर दिया। ठीक जैसे ही उसकी रोशनी परछाई पर पड़ी, वो परछाई धुएं की तरह कहीं गायब हो गई, लेकिन साथ में वो एक भयानक चीख छोड़ गई। धीरे धीरे मैं खेत के उस हिस्से में पहुंच गई जहां मिट्टी बिल्कुल काली थी। सच कहूं तो वहां की हवा में एक अजीब सी मौत की बू थी। सामने वही पुराना कुआं था जिसके बारे में बूढ़े बाबा ने बताया था। उस कुएं के ठीक ऊपर पुरानी जंजीरें लिपटी हुई थी। डरते हुए मैं कुएं के पास गई, लेकिन जैसे ही मैंने कुएं के पास कदम रखा, मुझे अचानक ऐसा महसूस होने लगा जैसे मिट्टी की दरारों से कोई मुर्दा हाथ निकलकर मेरे पैरों को जकड़ रहा हो। मुझे याद था, बाबा ने बताया था कि सालों पहले यहाँ बहुत से लोगों को जिंदा दफना दिया गया था। मैं बस ये सोच ही रही थी कि एक आवाज उस शांति को भंग करने के लिए मेरे कानों में पड़ी। वापस जाओ। ये एक भारी आवाज थी जो कुएं के अंदर से आई। उस आवाज ने मुझे दोबारा कहा, जो हमारा है वो हम लेकर रहेंगे, वापस जाओ। सच कहूं तो मेरे पूरे शरीर में डर की एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैंने देखा कि मेरे पैर पर वो पड़े निशान अब धीरे धीरे नीले पड़ने लगे थे। मेरे पास वक्त कम था। या तो मुझे अब वो खूंटा गाड़ना था या फिर हमेशा के लिए काली मिट्टी का हिस्सा बनना था। पर मुझे जीना था। मैंने जैसे तैसे अपने डर पर काबू किया। मैं बस पूरी ताकत से कुएं के करीब पहुंच गई और ठीक बाबा के कहे अनुसार मैंने वो लोहे का खोटा उठाया और पूरी ताकत से कुएं के पास की मिट्टी में गाड़ दिया। उस ठंडे मौसम में भी
मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था। एक पल के लिए हर तरफ सन्नाटा छा गया। उस वक्त ऐसा लगा मानो जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। अब ना तो कोई हवा में इतनी ठंडक थी और ना ही किसी तरह की कोई सरसराहट। एक बार को तो ऐसा लगा जैसे मैंने सब कुछ ठीक कर दिया हो। उस वक्त एक चैन की सांस के साथ मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो शायद मेरे लिए राहत का सबूत थी। मैं बस खुद को समझा रही थी कि आंचल अब सब कुछ ठीक हो चुका है। मेरे दिल में एक ख्याल आया कि सरपंच की बीवी और बूढ़े बाबा ने मुझे बचा लिया। आज उन दोनों की वजह से मैं जिंदा हूं। लेकिन तभी उस गहरे सन्नाटे में एक भयानक ठहाका गूंजा, जैसे कोई आत्मा खुश होकर हंस रही हो। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई कुछ बुरा करने के बाद हंसता है। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर हवेली की तरफ देखा, लेकिन वो हंसी हवेली से नहीं बल्कि पीपल के पेड़ की तरफ से आ रही थी। मैंने जब उस तरफ पलटकर देखा तो वो बूढ़ा आदमी वहां पर नहीं था। उसके बजाय वो काली परछाई अब एक विशाल रूप ले चुकी थी, जो कि धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन ये कैसे हो सकता था? मैंने वो सब किया जो उस बूढ़े बाबा ने कहा था। मैंने तुरंत खूंटे की तरफ देखा। उस पर लगे मंत्र अब लाल रंग में चमक रहे थे। मुझे अचानक एक आवाज सुनाई थी, तुमने उसे आजाद कर दिया बेटी। यह आवाज सरपंच की थी, जो कि ठीक मेरे पीछे से आई। वो ठीक खेतों की फसलों के बीच से निकल रहा था। उसके साथ गांव के कुछ और लोग भी थे। सबके हाथों में मशाल थी। सरपंच ने आगे आकर मुझसे कहा कि हमने सालों से उसे इस खूंटे के जरिए कुएं में कैद रखा था। बस वो तभी आजाद होता जब ये खूंटा यहाँ गाड़ा जाता। बस एक शर्त थी, खूंटा गाड़ने वाला कोई अनजान आदमी होना चाहिए। बेटी, हमने तुम्हारा इंतजार किया और तुम आई भी। हमने तुम्हारा इस्तेमाल किया बस इस ताकत से आजाद करने के लिए, लेकिन तुम हवेली से भाग गई। उस वक्त मैं बहुत डर गया था कि अब हमारा काम कौन करेगा, लेकिन देखो सब कुछ ठीक हो गया। उस वक्त सरपंच के चेहरे पर एक हंसी थी और उसके साथ आए लोग भी मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक मेरे पैर पर दर्द हुआ। जब मैंने नीचे देखा तो मैं समझ चुकी थी कि वो बाबा कोई इंसान नहीं था, बस वो मुझे बचा रहे थे। वो ठीक सरपंच और गांव वालों से मिले हुए थे। इतने बड़े धोखे ने मेरा दिल पूरी तरह से तोड़ दिया था। सच कहूं तो मेरे अंदर की बची कुची हिम्मत टूट गई थी। उस वक्त मेरी आंखें भर आई। मुझे अच्छे से याद था सरपंच की बीवी ने मुझसे कहा था, किसी पे भरोसा मत करना। मैं ठीक अपने आप को कोस रही थी कि मैंने क्यों एक आम आदमी पर भरोसा किया, पर क्या करते, अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरे पैर के निशान अब धीरे धीरे जलन पैदा कर रहे थे। वो मिट्टी अब मेरे शरीर का हिस्सा बन रही थी। उसी वक्त मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आई कि अब तुम इस गांव की नई राक्षस हो। बूढ़े की आत्मा ठीक मेरे कानों पर फुसफुसाई। वो ठीक बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। उसने धीरे से हंसकर कहा, या फिर तुम्हें यूं कहूं कि तुम इस गांव की नई भूल हो। इतना कहकर वो हंसने लगा। मैंने तुरंत कुएं में झांका। वहां पानी नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा जो धीरे धीरे मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। गांव वाले घेरे में खड़े होकर पुराना मंत्र पढ़ने लगे। मैं समझ चुकी थी कि उन्होंने मुझे बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पुराने पापों को जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल किया था। रात का अंधेरा और गहरा होता गया और मेरे अंदर का डर भी। एक बार को तो मुझे लगने लगा कि जैसे मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ। अभी आंखें खुलेंगी और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी वक्त सरपंच की आवाज आई कि अगली बार जब कोई अनजान यहाँ रास्ता भटक कर आएगा तो उसे पीपल के पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी मिलेगी, जो शायद उसे वही लोहे का खूंटा थमा देगी। सरपंच के साथ गांव वाले भी जोर जोर से हंसने लगे और दोबारा कुछ मंत्र बोलने लगे, जिसका मतलब तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन इतना जरूर जान गई थी कि इससे जो भी होगा बहुत बुरा होगा। सरपंच ने दोबारा कहा, बेटी अब तुम कभी आजाद नहीं हो सकती। उसी वक्त मैंने भी महसूस किया कि मेरे अंदर का डर खत्म हो चुका था। धीरे धीरे मेरे डर की जगह गुस्से ने ले ली थी। सब के सब कुछ क्रियाएं करने में बिजी थे, लेकिन मैंने एक नजर घुमाकर देखा कि वो लोहे का खूंटा अभी भी मिट्टी में पूरी तरह नहीं धंसा था और उससे निकलने वाली लाल रोशनी उस आत्मा की ताकत थी। मुझे सरपंच की बीवी की बात याद आई। उसने मेरा हाथ दबाकर उस वक्त ये शब्द कहे थे, तब मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया। वो शब्द थे जला देना। मैंने गुस्से से सबकी तरफ देखा। मैंने कहा, तुमने गलत लड़की को चुना है। ये बात मैंने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा। मेरी बात सुनकर सरपंच हंसा और उसने मसाल आगे बढ़ाई। कहने लगा कि अब देर हो चुकी है लड़की, तुम्हारा शरीर अब इस मिट्टी का है। सरपंच ने अपनी बात पूरी भी नहीं करी थी कि मैंने अपनी रिसर्च की पुरानी किताबों से एक सिक्का निकाला और एक तरीका आजमाया। मैंने ठीक अपने बैग से एक्रेलिक पेंट का थिनर और एक लाइटर निकाला, जो अक्सर मैं अपने पेंट के लिए यूज करती थी। मैंने वो जला देने वाला लिक्विड उस खूंटे
और कुएं के चारों तरफ जंजीरों पर डाल दिया। तभी मुझे आवाज आई, नहीं ये मत करना। ये वही बूढ़े की आवाज थी जो अब तक हंस रहा था, पर इस बार उसकी आवाज अब डर में बदल चुकी थी। मैं जान चुकी थी कि मैं जो करने वाली हूँ वो एकदम सही है। मैंने ठीक लाइटर चलाया और खूंटे की मुंडेर पर फेंक दिया। उसी बीच एक जोर का धमाका हुआ और आग की लपटें नीली और बैंगनी रंग में बदल गई, क्योंकि वो लपटें आत्माओं की ऊर्जा से निकल रही थी। वो लाल मंत्र अब धीरे धीरे काले पड़ गए। जैसे ही वो खूंटा पिघला तो वो काली परछाई जो मुझे जकड़ने आ रही थी धुएं में उड़कर हवा में बिखर गई। उसी वक्त मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों के निशान गायब हो गए थे। गांव वाले डर के मारे पीछे हटने लगे, क्योंकि उनकी शक्ति का सोर्स खत्म हो चुका था। मैंने खेतों की तरफ देखा, चारों तरफ एकदम शांति थी, लेकिन मैं रुकी नहीं। मैं पूरी ताकत से गांव की सरहद की तरफ भागी। जब सूरज की पहली किरण फूटी तो मैं गांव से काफी दूर हाईवे पर पहुंच चुकी थी। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा और कुछ पल वहीं खड़ी रही। ऐसा लगा मानो कि जैसे गांव का मंजर साफ हो रहा हो। मैंने तुरंत अपने बैग से डायरी निकाली और ठीक उसमें एक आखिरी लाइन लिखी। मेरे शब्द कुछ यूं थे कि कुछ राज दफना देने के लिए नहीं, बल्कि जलाकर राख कर देने के लिए होते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, कैसी लगी आपको आंचल जी की ये कहानी? हालांकि ये कहानी एक बनाई हुई कहानी है, मगर इंटरेस्टिंग बहुत थी। मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि अब मैं इसके बाद आपको सब्सक्राइबर की आप बीतियां सुनाने वाला हूं। लेकिन वो कहानियां सुनने से पहले अब इस कहानी पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको आज की पहली कहानी कैसी लगी। फिलहाल ले चलता हूं अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं सानिया जट जयपुर से, और ये कहानी मुझे मेरी हॉस्टल रूममेट ने उसके कजन भाई के साथ बीता एक सच्चा किस्सा बताया है। प्राइवेसी के चलते मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकती, लेकिन सारी बात A to Z एग्जैक्टली बताऊंगी। दोस्तों, बात दरअसल ये है, एक दिन ऐसे ही भूत वगैरह की बात करते हुए उसने मुझे बताया कि उसका कजन ब्रदर, जिसका नाम प्रदीप है, वो जयपुर किसी पीजी में अपने दोस्त के साथ रहता था। वो वहां पर कॉलेज स्टडी करता था और साथ ही उसे जिम का भी शौक था। वो हर दिन चिकन और अंडा भी खाता था। तो ठीक एक दिन की बात है, उसका भाई और उसका रूममेट, जो कि उसके भाई का दोस्त है, वो रात के डिनर के लिए ऑमलेट तैयार कर रहा था। लेकिन अचानक ही उसका कजन ब्रदर प्रदीप वो एकदम चुप हो गया। वो बस एक टक लगातार अपने रूममेट को घूरता रहा। उसका रूममेट उससे कहने लगा, क्या पागल हो गया क्या, जो ऐसे लगातार घूरे जा रहा है? यहां पर दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, प्रदीप ने उसके रूममेट को गुस्से वाली नजरों के साथ साथ एक हाथ से गर्दन पकड़कर उसे एक कोने में फेंक दिया। रूममेट घबराया हुआ एक कोने पर बैठकर हनुमान चालीसा बोलने लगा। इसके थोड़ी ही देर बाद प्रदीप बेहोश हो गया। इसके बाद उसकी आंखें सीधा सुबह ही खोली। सुबह होते ही उसने अपने रूममेट से पूछा कि तू ऐसे कोने में क्यों बैठा है, और रात को मुझे क्या हो गया था? मुझे कुछ याद नहीं है, और ये डिनर भी ऐसे ही पड़ा है। दोस्तों, उसके रूममेट ने उस वक्त कुछ ना बताना ही ठीक समझा। उसने अपने दोस्त से कहा कि शायद तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू 3-4 दिनों के लिए घर पर चला जा। इसके बाद दोस्तों, उसका ब्रदर अपने घर अलवर आ गया, और अचानक घर आते ही उसके घर वाले बोलने लगे कि बेटा क्या बात, तुम ऐसे अचानक कैसे आ गए, बताया भी नहीं। लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने रूम में जाकर उसने अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उसके रूममेट ने उसकी माँ को कॉल किया और रात में घटी सारी बात बताई। अब दोस्तों, हुआ ये कि जब उसकी बहन उसको खाना देने के लिए रूम में गई तो ठीक उसके भाई ने प्लेट गुस्से में फेंक दी और अपनी बहन पर गुस्सा करने लग गया। अब जब घर में शोर होने लगा तो प्रदीप के पिताजी और छोटे चाचा ने मिलकर उसको एक कुर्सी से बांध दिया। सबने मिलकर तय किया कि इसको सुबह बाबा जी के पास लेकर जाएंगे। उस वक्त प्रदीप बहुत तेज चिल्ला रहा था, यूं समझिए कि उसे काबू करना मुश्किल हो गया था। इसके बाद उन्होंने मेरी रूममेट के पिताजी को कॉल किया और कहा कि आप जल्द से जल्द हमारे घर पर आ जाइए, प्रदीप को शायद कोई ऊपरी हवा लग गई है। अब ठीक मेरी रूममेट के पिताजी रात के तकरीबन 1 बजे उनके घर पर पहुंचे और तो सुबह होने तक उन्होंने सारी सिचुएशन हैंडल कर ली। सुबह उसे कार में बैठा कर ले जा रहे थे कि अचानक बीच रास्ते में उसने गेट खोल के भागना चालू कर दिया। जैसे तैसे मिलकर सभी लोगों ने उसे पकड़कर वापस गाड़ी में बैठाया और बाबा जी के पास ले गए। वहां पहुंचकर जब बाबा जी को पूरी बात बताई गई तब उन्हें झाड़ फूक करके पता चला कि प्रदीप जिस रास्ते चिकन और अंडा लेने गया था उस समय किसी की आत्मा प्रदीप के अंदर आ गई थी। दोस्तों, प्रदीप का ट्रीटमेंट लगभग 1.5 साल तक चला, जिसके कारण वो बहुत कमजोर हो गया था। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात तो यह है कि अब वो बिल्कुल ठीक है और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी सानिया जट जी की कहानी। आपको इनकी कहानी कैसी लगी? मुझे तो ठीक लगी। बाकी आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनकी कहानी कैसी लगी। फिलहाल चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम तानिश है और मैं सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इससे पहले भी मैंने सर के पास स्टोरी भेजी थी। मैं सर को दिल से थैंक्स करता हूँ। सर ने मेरी कहानी को अपनी आवाज़ दी। दोस्तों वो रात मेरी सबसे डरावनी रात थी। उस दिन मैं घर पर लेटकर मोबाइल चला रहा था। उसी वक्त मेरे पास मेरे दोस्त की कॉल आई। लगभग 8 बजे का समय हो रहा था। मेरे दोस्त का नाम समीर है। ज़्यादातर वो मेरे साथ में ही रहता है। उसने मुझसे कहा कि भाई कहाँ है, चल कॉफ़ी पीने चलते हैं। मैंने उससे कहा कि नहीं, आज कहीं जाने का मन नहीं है। लेकिन वो जिद करने लगा और मैंने भी हामी भर दी। इसके बाद जब मैं उसके साथ गया तो समीर ने अपने साथ 2 दोस्त पहले से ही बुला रखे थे और हम मिलकर कॉफ़ी पीने के लिए चले गए। दोस्तों हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर एक स्कूल आता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि उस स्कूल में दिन हो या रात कहते हैं कि वहाँ कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि वो स्कूल बनते बनते रुक गया था। कई लोगों का कहना है कि उस स्कूल में एक लड़की का रेप करके उसे वहीं पर गाड़ दिया गया था। बस इसी कारण से वहाँ कोई आता जाता नहीं है। अब ठीक जब हम रास्ते से जा रहे थे तो हम में से एक दोस्त ने कहा कि अगर कोई स्कूल की दीवार को हाथ लगाकर वापस आता है तो सबकी कॉफ़ी के पैसे मैं दूंगा। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई और टाइम भी हो गया था। फिर अचानक मैंने ही कह दिया कि मैं जाऊंगा, पर दोस्त ने कहा कि तुझे वहां पर जाकर वीडियो भी बनाकर लानी है। मैंने उससे ओके कहा। मैंने तुरंत अपने फ़ोन का फ्लैशलाइट ऑन किया और चुपचाप चल दिया। सच कहूं तो दिल में थोड़ी घबराहट तो हो रही थी, लेकिन मैं बिना कुछ सोचे समझे आगे की ओर बढ़ता रहा। एक बार को तो दिमाग कह रहा था कि वापस चला जा, मगर मैंने कुछ नहीं सोचा, बस स्कूल के अंदर घुस गया। दोस्तों वहां पर सूखी हुई झाड़ियां इतनी थी कि उनकी आवाज़ से मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था। पर जैसे ही मैंने फ़ोन का कैमरा ऑन किया तो मेरा मोबाइल बंद हो गया। बस चांद की हल्की सी रोशनी आ रही थी। और तो और मैंने जैसे ही स्कूल की सीढ़ियों पर अपना पहला कदम रखा तभी मुझे एक हल्की सी ठंडक सी महसूस हुई और वहां पर अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वहां पर कोई जानवर मरा हो। इसी के साथ मैंने जैसे ही दीवार पर हाथ लगाया तभी अचानक मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, यहाँ कोई है। दोस्तों इतना सुनते ही मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैं वहीं पर जाम हो गया। उसी बीच मुझे दोबारा आवाज़ सुनाई दी कि जब तुम आ ही गए हो तो इतनी जल्दी मत जाना। दोस्तों मैं वहां से किसी भी तरह निकलने की सोच रहा था, क्योंकि एक तो मोबाइल बंद हो गया था और ऊपर से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसी बीच मैंने देखा कि एक साया दूर से मुझे देख रहा था। वैसे वो इतना साफ साफ नहीं दिख पा रहा था, पर इतना था कि वो किसी लड़की का साया था। बस दोस्तों फिर क्या था, मैं इतना डरा हुआ था कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मैं उसी वक्त ऊपर वाले को याद करने लगा और मन ही मन आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। कुछ ही पलों में अचानक वो साया हवा में उड़ गया। बस मैंने इधर देखा ना उधर। मैंने तुरंत वहां से भागना ही ठीक समझा। दोस्तों मैं इतनी तेज भागा कि उन सूखी हुई झाड़ियों से टकराने से 2 बार बचा। मैं ठीक जैसे ही अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो मैं पसीने में लथपथ था। दोस्त मुझसे पूछने लगे, कहाँ रह गया था, इतनी देर कैसे लगा दी और तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैंने उनसे कहा, जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से चलो। दोस्त ने फ़ोन में टाइम देखा तो उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। दोस्तों घर पहुंचने के बाद रात भर मुझे नींद नहीं आई। बस दिमाग में वही साया बार बार घूम रहा था। और ठीक जब सुबह हुई तो मैं बुखार में तप रहा था। जब घर वाले मुझे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन उन दवाइयों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। दोस्तों यहाँ तक कि ना मैं कुछ खा रहा था, बस वही साया मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा था। अब ठीक हमारे घर से 3 किलोमीटर दूरी पर एक मौलवी साहब रहते हैं। मेरी ऐसी हालत देखकर घर वाले मुझे मौलवी साहब के पास ले गए और जब हम वहां पर पहुंचे तो मौलवी साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि ये कोई ऐसी जगह गया है जहां जाकर ये बहुत ज़्यादा डर गया है। मौलवी साहब ने मुझे थोड़ा दम किया और पीने को पानी भी दिया। उन्होंने कहा कि इस पानी को सुबह और शाम को पीना। दोस्तों घर आने के बाद मौलवी जी ने जो जो कहा मैंने वैसा ही किया। धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार आने लगा और फिर एक दिन मैं बिल्कुल ठीक हो गया। दोस्तों आप लोगों से बस मैं इतना ही कहूँगा कि बिना सोचे समझे कभी भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। क्या पता वहां पर कुछ ऐसी चीजें हो जो हमारी सोच से भी परे हो। ये मेरे साथ घटी एकदम सच्ची घटना है। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी तानिश जी की कहानी। इनकी कहानी में आपको कितनी सच्चाई लगती है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि फिलहाल मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम बिट्टू है। मैं वेस्ट बंगाल में रानीगंज का रहने वाला हूँ।
हम 3 दोस्त मिलकर विंटर के टाइम पर खजूर का रस जंगल से चोरी करने जा रहे थे। मैं, इंद्रनील और विश्वजीत, हम ठीक बाइक से तीनों निकल गए और हमारे घर से वो जगह तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। सच कहूं तो हमें वो खजूर का रस चोरी करके पीने में बहुत मजा आता था और ये कोई हमारा पहला टाइम नहीं था। हमने पहले भी बहुत बार ऐसे किया था और तो और हर बार मैं ही पेड़ पर चढ़ता था। बस यहाँ पर एक बात थी, उस दिन अमावस्या की रात थी और ठीक हम में से कोई भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरे दोनों दोस्त थोड़ा थोड़ा विश्वास करते थे। पर खैर जोश जोश में हम निकल पड़े। हम सब एक ही मोहल्ले पर रहते थे, पर खैर हम कुछ ही देर में वहां पहुंच गए। उस जंगल के पास एक गैस फैक्ट्री थी और बगल में एक घर भी था, लेकिन उस घर में हमेशा हमने देखा है कोई भी नहीं रहता था। और बात रही गैस फैक्ट्री की, वो बस सुबह ही खुलती थी। अब ठीक हमने वहां पहुंचते ही गाड़ी को उसी घर के सामने रोका। उस दिन पूरा सन्नाटा था और तो और घुप अंधेरा भी था। अब दोस्तों, अमावस्या की रात थी। ऐसी रातों में अक्सर बहुत ही कम लोग बाहर घूमते हैं। वहां पर तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद हमने उस घर को नोटिस किया और देखा कि उस घर के बाहर एक हल्की सी लाइट जल रही थी जो कि बीच बीच में बंद हो रही थी। वहां पर एक आदमी भी खड़ा था, पर वो बस बांसुरी बजा रहा था, बिल्कुल एकदम मग्न होकर। सच कहूं तो उसकी वो बांसुरी की धुन बहुत सुंदर लग रही थी। वैसे आपको बता दूं, ये सब हमारे साथ पहली बार हो रहा था, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हालांकि उस आदमी का चेहरा हमें ठीक से नजर नहीं आ रहा था, पर हमने सोचा कि थोड़ी देर इधर उधर घूम लेते हैं, क्या पता थोड़ी देर में ये आदमी यहाँ से चला जाए। पर दोस्तों, जब हम घूमकर वापस आए तब भी वो आदमी वहीं पर था। उस आदमी को वहीं पर खड़ा देख हमारे दिल में थोड़ा सा डर हुआ। मैंने तुरंत अपने दोस्तों से कहा कि चलो भाई घर चलते हैं, लगता है इस बार हम रस नहीं चुरा पाएंगे। मैंने बस इतना ही कहा था, लेकिन वो दोनों मेरी बात नहीं मान रहे थे। आखिरकार हमने जंगल में जाने का प्लान बना ही लिया और मैंने इंद्रनील को कहा, तू मेरी बाइक लेकर रोड पर ही कहीं किनारे पर लगा दियो और मैं और विश्वजीत जंगल में चलते हैं रस चोरी करने के लिए। मैंने इंद्रनील से कहा कि अगर हमें जंगल में कुछ भी अजीब सा लगा तो तू चुपचाप बाइक लेकर हमें लेने के लिए आ जाना। अब दोस्तों, हमने रस तो चोरी किया, लेकिन डरते हुए। जब ठीक हमने रोड पर वापस आकर देखा तो पाया कि वो आदमी वहां पर नहीं था, सिर्फ हमारा दोस्त ही खड़ा था। उसने बताया कि वो आदमी लगातार उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि वो जब भी इधर उधर चल रहा था तो वो आदमी लगातार उसे ही देख रहा था और बार बार वो जब भी कभी इधर उधर चलता तो लगातार वो उसी की तरफ चल रहा था। पर खैर, दोस्त ने जब हनुमान जी का नाम लिया तो अचानक वो जो कुछ भी था वो जंगल में चला गया और अचानक गायब हो गया। हालांकि दोस्तों, हम में से तीनों को किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो जो कुछ भी हमने देखा उसको आप क्या कहेंगे? क्या वो कोई छलावा था या कुछ और? खैर, हमने उस रात के बाद से खजूर का रस चोरी करना छोड़ दिया है और मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर और कोई भी ऐसा काम करता है तो अंधेरा होने से पहले ही ये सब काम कर लीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी बिट्टू जी की कहानी। इनकी कहानी इतनी डरावनी तो नहीं, मगर इंटरेस्टिंग बहुत लगी। खैर, मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी हुई रहस्यमय कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।